हेलो एवरीवन। आज है 3 अक्टूबर। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, उनको इन डिटेल्स एनालिसिस में हम देखेंगे और उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम उनको यूपीएससी के सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इजराइल के ऊपर किसने अटैक किया है? ईरान ने। इजराइल के ऊपर ईरान ने। अभी बताते हैं क्यों किया है। इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों किया है। देखो, सबसे पहले आप देख लीजिए, मैप पे आइए। सबसे पहले बड़े ध्यान से मैप को गौर से देखिए। ये है सरेंडमैन इजराइल। ये क्या है? इजराइल। इजराइल जो कंट्री है सरेंडमैन, जो इजराइल की कैपिटल है वो जेरूशलेम भी है और तल अवीव भी है। ये देखो तल अवीव, ये रही। अरे यार, ठीक है। तो इजराइल में क्या है ना, इजराइल में जूज लोग ज्यादा हैं। कौन से हैं? जू। लेकिन ये जू लोगों की मेजोरिटी हुई है 1945 से पहले। उससे पहले यह मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जिसको पैलेस्तीन बोलते थे। और जू पीपल वर इन वेरी माइनॉरिटी, काफी माइनॉरिटी में थे। बट विद इन देयर प्रोग्रेस उन्होंने क्या किया, इजराइल और क्या नाम है, हाँ, इजराइल ने धीरे धीरे यहाँ जमीनें खरीदी। जू लोग काफी रिच पीपल थे, तो उस वजह से यहाँ अब जू लोगों की मेजोरिटी है। और जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। पैलेस्तीन लोगों की दो तीन ही जगह हैं जहां वो रह रहे हैं। एक तो सरेंडमे में गाजा स्ट्रीप है, जो ये राफा क्रॉसिंग, क्वेश्चन आ सकता है राफा क्रॉसिंग कहाँ है। ठीक है, इजिप्ट और इजराइल के बीच में, ये गाजा स्ट्रिप के पास। अब सरेंड मैम जो जूद लोग थे वो तो पूरे इजराइल में है, लेकिन पैलेस्टीनियन लोग यहाँ हैं, गाजा स्ट्रिप में हैं। तो ये क्या हो गया? हाँ, गाजा स्ट्रिप में है। और उसके बाद कहाँ है? हाँ, गाजा स्ट्रिप में है। उसके बाद सरेंड मैम ये लोग कहाँ हैं? ये लोग वेस्ट बैंक में भी हैं। वेस्ट बैंक किधर है? ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा। ठीक है, तो ये तीन चार जगह हैं। एक हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, ये रहा इजराइल का। इजराइल के ऊपर एक कंट्री है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की कैपिटल बेरूत है। लेबनान के अंदर लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम क्या है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को इन्होंने पनाह दी हुई है, शरण दी हुई है। ठीक है, और जो हिजबुल्ला है वो भी पैलेस्टीनियन की साइड है। वो भी चाहता है कि यहाँ पूरे इजराइल में किसकी अथॉरिटी हो? किसकी अथॉरिटी हो? पैलेस्टीनियंस की। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो हिजबुल्ला भी यही चाहता है। अब जब बात यह है कि हिजबुल्ला भी यही चाहता है, तो जब जब भी इजराइल और एक ग्रुप है यहाँ इनके पैर में, एक ग्रुप है इनके सिर में। इनके सिर में कौन है? लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्ला है। इनके पैर में कौन है? गाजा स्ट्रिप है। गाजा में हमास है। अब हमास लोग क्या कर रहे हैं? हमास जो ग्रुप, अब दोनों ग्रुप किसकी तरफ है? पैलेस्टीनियन की तरफ। हमास लोगों ने यहाँ अटैक कर दिया, धड़ाधड़ से फायरिंग कर दी। इजराइल इतना सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, पहले तो हमास वालों को मारा, उसके बाद इजराइल कहाँ गया? अब बोलते हैं फिर साथ में हिजबुल्ला ने भी कर दिया था। अब बोले हिजबुल्ला को भी देखते हैं। अच्छा सर, इस हिजबुल्ला को लेबनान में उसने इतनी ज्यादा फायरिंग की, इस हिजबुल्ला को फंडिंग कौन कर रहा था सर एंड में? अब लेबनान तो गरीब कंट्री है, उसको सर एंड में फंडिंग हो रही थी कहाँ से? उसको फंडिंग हो रही थी यहाँ से। ये क्या है सर एंड में? ईरान। ईरान से हो रही थी। ईरान की एम्बेसी थी लेबनान में और सीरिया में, उसके ऊपर फिर से इजराइल ने अटैक कर दिया। एम्बेसी के ऊपर अटैक कंट्री के ऊपर अटैक माना जाता है। तो क्या हुआ, ईरान ने भी, ईरान ने क्या किया फिर? मिसाइल दागनी स्टार्ट कर दी। 180 मिसाइल इसने इजराइल पे दागी अभी, कल या परसों। इजराइल का एक भी इंसान नहीं मरा सर एंड मैन। क्यों?
क्योंकि ना वहां बंकर बने हुए हैं। सब जब पता चलता है कि इजराइल की तरफ मिसाइल आने वाली है, सब लोग बंकर में छुप जाते हैं। ठीक है, तो पूरी स्टोरी ये थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये पूरा क्या है, वेस्ट एशिया है सर एंड मैम, इसमें क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के बारे में सर एंड मैम आपको बता देता हूँ। पार्ट 6 में है, आर्टिकल 214 से 231। रिट जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है। क्यों सर एंड मैम? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट के लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पूछे तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो सर एंड मैम सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, मतलब पूरे इंडिया के लिए है ये तो। ठीक है, सबसे ऊपर का कोर्ट है, ये सिर्फ स्टेट के लिए है, तो इसका कोर्ट टर्मिनस विद टेरिटरी होता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं वो कितने होते हैं ये बताओ सर एंड मैम? इनकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है सर एंड मैम? इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के जज कितने होंगे वो कौन डिसाइड करता है सर एंड मैम? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एनआईए के बारे में हमने पढ़ ही रखा है, 2008 में बनी थी एनआईए एक्ट से इंडिया के बाहर और अंदर दोनों जगह क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग और सब चीजों के बारे में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट वांगचुक विजिट राजघाट से विल। अब ये जो वांगचुक कौन है सर एंड मैम? ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि लद्दाख से हैं। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया सर एंड मैम। पहले क्या थे वो, एक ही स्टेट था, स्टेट का ही पार्ट था लद्दाख भी, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जब 370 आर्टिकल हटाया। ठीक है सर एंड मैम, जब आर हटाया आर्टिकल, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, दो यूनियन टेरिटरी। तो डायरेक्ट गवर्न कौन करेगा उसमें? सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि लद्दाख में है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ठीक है। तो अब ये लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि हमें क्या करो, हमें हमें कौन सा स्टेटस दो, शेड्यूल ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल में डालो। अब ये 6 शेड्यूल क्या होता है, ये पूरा आर्टिकल आगे आया हुआ है वो हम देखेंगे। अब इसी के लिए मिलने के ये दिल्ली आए थे, ये जो इनके लीडर हैं वांगचुक। तो अब ये जब दिल्ली आए थे तो इनको बीच में ही रोक लिया। ठीक है, इन्होंने कहा जब तक हम हायर लीडरशिप से नहीं मिलते तब तक हम वापिस नहीं जाएंगे। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नर ऑफ जो इंडिया है उसके पास क्या पार्डनिंग पावर होती है बताओ? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, उसके पास नहीं होती सर एंड मैम। बाकी पावर होती है उसकी, उसके पास स्टेट के लिए भी नहीं होती। गवर्नर क्या है, क्या ऑर्डिनरी बिल को पास कर सकता है? जी कर सकता है। मनी बिल को? जी। ऑर्डिनरी बिल को वो कहाँ भेज सकता है, रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना कर दे और फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसको फिर से भेज दे तो गवर्नर का रोल हट जाता है, फिर इन दोनों में ही घूमता रहता है। चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी भी बार ये भेज लें उसको वापिस, मना भी कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार की दूसरी तीसरी बार में वो असेंट दे। ठीक है, ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मनी बिल है तो उसको वापिस नहीं कर सकता। ठीक है, या तो रिस मतलब कि उसको अपहोल्ड कर सकता है लेकिन वापिस स्टेट असेंबली के भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते मनी बिल को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में लिख देना इसको, कहीं भी आंसर में लिख देना। कहाँ लिखना है सर एंड मैम? जहां भी फेमिनिज्म की बात आए, किसकी? फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म की, वोमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, सोशल टैबूज की। ठीक है, क्या हुआ है, वोमेन डाकिज फाइंड देयर वन रिदम एट पूजा ट्रेडिशन अमिड सोशल टैबूज। पहले क्या होता था, वोमेन, देखो कलकत्ता वेस्ट बंगाल की ये न्यूज है, तो एक ढाकीज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफी भारी होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को फीमेल को बजाने या उठाने नहीं दिया जाता था।
तो अब इसका यूज फीमेल करने लग गए, ये मेल डोमिनेटेड था। इसको जब आप एग्जाम्पल में लिखोगे तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा। दिस वन इज द ग्रुप ऑफ द फीमेल दैट आर यूजिंग डार्क कीज। देखो 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 ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसराइल से वापस आ जाओ बोल रहे हैं। तल अवीव मैंने मैप में दिखाई थी, वहां पे भी मिसाइल पहुंच चुकी हैं। अब देखो, क्वेश्चन इसके ऊपर अब की बार 25 के मेंस में आना ही आना है। क्यों? क्योंकि सर एंड मैम मैंने पीवाई का बड़ा अच्छे से एनालिसिस किया है, और वहां पे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो जो अब न्यूज में हो हैं, वो भी 19 और 21 से रिलेटेड आ रहे हैं। तो अब ये क्या है? 19 से रिलेटेड। ये क्या था सर एंड? फैक्ट चेकिंग यूनिट। देखो, एक मतलब कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, फैक्ट चेकिंग यूनिट। क्या है फैक्ट चेकिंग यूनिट? एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अमेंडमेंट लेके आई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल में 2021 में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक प्रोविजन ऐड कर दिया, दैट वाज फैक्ट चेकिंग यूनिट। कि जो ये यूनिट होगी वह चेक करेगी कि वो फैक्ट रियल भी है या नहीं है। अगर रियल नहीं है या उसको किसी और पर्पज से मोल्ड करके बनाया गया है, तो वो उसको क्या कर सकती है, वो उसके ऊपर पनिशमेंट लगा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई भी रिपोर्टिंग आती है फेक की, फॉल्स की, तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब फेक एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, हमें क्या पता। मान लो फेसबुक है या फिर इंस्टा है या कोई भी है, तो उनके ऊपर कौन सी होगी वो डिसाइड कौन करेगी? फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो पेटिशन डाली फिर हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला देखो, आप लगा सकते हो ऐसे ऐसे प्रोविजन, लेकिन लेकिन इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लगा रहे हो? ये तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है। फ्रीडम एंड स्पीच कौन से आर्टिकल में है बताओ? आर्टिकल 19 पार्ट 1। ठीक है, ए। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम दी गई है। 19 है, कौन कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट, और रेजिडेंस, पी, प्रोफेशन। ये 6 टाइप की है। तो ये जो 19(1)(a) को क्या कर रही है, ये ब्रीच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया? नलिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया? गवर्नमेंट ने दो आर्ग्यूमेंट दिए। फर्स्ट ये आर्ग्यूमेंट दिया कि लॉ है, लॉ के अंदर कोई भी चीज कोercive नहीं है, फोर्सफुल हमने इमीडिएटली नहीं की। ठीक है, दैट इंटरमीडिएटरी वाज बाय नो मीन कंपेल्ड टू एक्ट ऑन एफसीयू इंस्ट्रक्शन। कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरी क्या है? जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या इंटरमीडिएटरी? हमने मैसेज लिखा, किसी और ने पढ़ा, बीच का काम किसने किया? फेसबुक ने। ऐसे ही इंस्टा है। ठीक है, to the contrary, intermediary were always at liberty to contest a loss of safe harbor in appropriate proceeding. Second, no person enjoy a license। मतलब कि क्या इन्होंने बोला कि इन इंटरमीडिएटरी है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है, कि कौन सा कंटेंट सेफ है, कि वो उसको आगे प्रोसीड करे और किसको ना करे। और किसी भी पर्सन को मतलब कि ये आजादी नहीं है कि वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाए राइट टू फ्रीडम के नाम पे। अब जस्टिस जो थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने क्या कहा? ठीक है, अब उन्होंने बोला इन हिज रीडिंग द रूल वाज वेग एंड ओवरब्रोड। उन्होंने कहा रूल है वो ओवरब्रोड है और वेग है। वाज डिसप्रपोर्शनेट टू इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एंड imposed on intermediary a chilling effect that had a direct bearing on citizen right to equal treatment and free speech। अब इंटरमीडिएटरी के ऊपर इन्होंने इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अब वो इंटरमीडिएटरी क्या फ्री स्पीच को अलाउड करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये डायरेक्ट किसके ऊपर होगी रिस्ट्रिक्शन? फ्री स्पीच के ऊपर। तो ये थ्रेट कर रही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ए टाई ब्रेकिंग ओपिनियन, कितना अच्छा कीवर्ड है, ए टाई ब्रेकिंग ओपिनियन ने रिजेक्ट कर दिया यूनियन गवर्नमेंट के डिफेंस ऑफ द रूल को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ हार्बर एंड सीलिंग इफेक्ट दैट रूल वाज लाइकली टू हैव एन इंटरमीडिएटरी। उसके बाद क्या? इंटरमीडिएटरी एंड सेफ हार्बर। तो सेक्शन 39 आईटी एक्ट का जो है, ठीक है, एक एग्जाम्पशन कंटेन करता है, रिलीजिंग इंटरमीडिएटरी फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अगर मैं कुछ शेयर कर देता हूं, तो इंटरमीडिएटरी थोड़े लाइबल होगा उसके लिए, उसके लिए तो मैं होगा। ठीक है, डिस्चार्ज ड्यू टू द डिलीजेंस
observing their duty under the law. The safe harbor would, however, be lost if the intermediary has actual knowledge. लेकिन अगर इंटरमीडिएटरी को पता है कि उसको ये उसने खुद की नॉलेज में है वो कंटेंट, चलो बाय मिस्टेक तो एक्सप्रेस कर दिया, तब क्या होगा, तब उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो अनलॉफुल एक्ट में आएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या है यहाँ, सिंपल, टू अलाउ एंटिटीज सच एज फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप act free from responsibility vested in traditional publisher. After all, these platforms merely hosted and transmitted material and did not by themselves act as writer or producer of that content. Therefore, if they were to face liability for what other posted on their site, the threat of prosecution would be so severe as effectively incapacitate to internet every very working। अब बोल रहे हैं कि अगर उनको हर एक चीज ये जांच करनी पड़ेगी और उन्हीं के ऊपर फिर कार्रवाई भी होगी अगर कुछ ऐसा कंटेंट मिला, तो ये तो पूरा ही मतलब कि वर्किंग को इम्पैक्ट कर देगी, उनकी तो कोई भी मतलब लिबर्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्री स्पीच ऑन इंटरनेट हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें लिख रखी हैं। In case Rule 31BV में were the FCU fact checking unit to write an intermediary pointing out that some information about the central government on its portal was fake, the company choice would have been limited. It could have either taken down the information flagged or could have stood up for the user right to free speech। तो वही है, फ्री स्पीच के बारे में वही बात घुमा घुमा के बोली गई है। और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था इनका वो तो काफी अच्छे से डिसमिस किया है हाई कोर्ट ने। कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रेडिशनल आइडिया है राइट टू फ्री स्पीच का, ठीक है, मतलब कि वो मार्केट प्लेस के बेस पे बना है, जहाँ कोई बिलीव करता है कि क्लैश हो सकते हैं व्यू, ट्रूथफुल ओपिनियन आ भी सकता है, उसकी लिमिटेशन भी है, फ्री स्पीच अंडरस्टूड किया जा सकता है। बट फ्री स्पीच पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो क्या रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन 19 के पार्ट 2 में लगाई गई है, ये सारी क्या है 19(1)(a) में है वो सारे। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन का है 2 में, वो भी सिर्फ इन बेस पे है, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इतने बेसिस हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर इसके अलावा हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई सैंक्शन नहीं कर सकते हम, मतलब नो क्लोज सैंक्शनिंग लिमिटेशन ऑफ स्पीच दैट इज फॉल्स, मिसलीडिंग और अनट्रू। हो सकता है कोई भी मतलब इंटरमीडिएटरी पे कोई भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है, तो बट अल्टीमेट पावर ही गवर्नमेंट ने ले ली, तो वो तो किसी भी फैक्ट को रॉन्ग प्रूव कर देगी और किसी को भी फिर मतलब जेल में डाल सकती है। ऐसे तो आर्बिट्रेरी नेचर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इस एक्ट को क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन। वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है हमने पढ़ा था अभी के लिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लगाई इजराइल के ऊपर, अब इजराइल ने कहा कि हम अटैक करेंगे, आ जाना हम देख लेंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा वेस्ट एशिया में और इजराइल ने ईरान की जो ऑयल है, ऑयल जो सप्लाई है उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड में क्या आ सकता है, ऑयल क्राइसिस। ठीक है, ये नेट रिजल्ट ये कुछ नहीं है। चाइना वियतनाम की रेड डिप्लोमेसी, अब इसमें काम की चीज क्या है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है, पार्शियल आइलैंड, ट्रेड डेफिसिट, सिक्योरिटी वोरीज, हनोई टू परज्यू बम्बू डिप्लोमेसी, बम्बू डिप्लोमेसी, ये ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज करने जरूरी है, हैवी हैवी, एज प्रपोज बाय न्यूएन पहुतोंग। ठीक है, the late general secretary of CP, Vietnam is carefully maneuvering in complex international regional security थिएटर्स, सॉफ्टली हेजिंग विद, वियतनाम दोनों के साथ काम कर रहे हैं, यूएस, रसिया, इंडिया, जापान के साथ भी, और चाइना के पास भी उसने विजिट कर ली वियतनाम के उस जो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद वियतनाम के लिए इंडिया क्या एक मोनेस्ट्री है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन कनेक्शन है हमारा उनके साथ। चाइना क्या है, साइट है उनके लिए आइडियोलॉजिक पिलग्रिमेज के लिए। चाइना क्या है, रिवाइटलाइजिंग शेयर्ड रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजिकल अलायंस फॉर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। न्यू दिल्ली में हॉर्नेस cultural connection and a shared history of colonial resistance to enhance its extensive strategic partnership with Hanoi। हनोई के साथ हम अपनी शेयर्ड हिस्ट्री और कनेक्शन के साथ हम अपनी पार्टनरशिप शेयर कर सकते हैं।
चाइना वियतनाम जो एक्सचेंजेस हुए हैं, इनहेरेंट इरिटेंट्स हैं उसके अंदर, जो रिलेशनशिप है इंडिया और वियतनाम की, उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, उसके अंदर शेयर्ड एम्बिशन है, मल्टीपोलर एशिया है, एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी की, लुक ईस्ट की किसकी थी बताओ। तो ये सारी चीजें डीप, अगर हम कल्चरल टाई और सस्टेनेबल इकोनॉमिक टाई करेंगे, वियतनाम एक ड्राइविंग फोर्स और नेचुरल पार्टनर हो सकता है इवन इंडिया के लिए, और साउथ ईस्ट में एक अच्छा विजन और स्टेबिलिटी के लिए और ग्लोबल ऑर्डर के लिए। तो ये था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हो क्या रहा है, सीन क्या है। सीन ये है, स्पेशल स्टेटस लद्दाख क्यों मांग रहा है, वाई लद्दाख इज सीकिंग स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो व्हाट आर द अदर स्टेट सीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, फिफ्थ और जो सिक्स शेड्यूल है, अगर उनके अंदर है स्टेट, तो क्या उनको रियल में ऑटोनॉमी बन मिलती है। सर एंड मैम मुझे बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल हैं। और कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं, 3 बाद में ऐड किए गए यानी कि 25, ठीक है। 12 शेड्यूल हैं, तो इसमें फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल क्या है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया है, और सिक्स शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरिया है। और जो ये क्या बोल रहे हैं लद्दाख वाले कि हमें ट्राइबल एरिया में ऐड कर दो, सिक्स शेड्यूल में डाल दो। अब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है। अब इनको क्लाइमेट एक्टिविस्ट क्यों बोला जा सकता है, ये वाला जो पॉइंट है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेस्टर के साथ वो कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आए कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में ऐड करो और उनको ऑटोनॉमी दो। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने भी बोला कि हमें भी भैया ऑटोनॉमी दे दो, हमें भी सिक्स शेड्यूल चाहिए। इंडिया में किस टाइप का फेडरलिज्म है सर एंड मैम, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है कि मान लो ये इंडिया, ये सारे स्टेट हैं, एक स्टेट को ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी है, एक को कम है, एक को ज्यादा है, एक को कम है। दिस वन इज एसिमेट्रिक। ये यूएसए है, यहाँ सबको इक्वल ऑटोनॉमी और पावर है। दिस वन इज सिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की, देखो जो ब्रिटिशर हैं उनसे पहले मुस्लिम रूलर होते थे। मुस्लिम रूलर हैं जो, वो जो मतलब कि क्या नाम है, मुस्लिम जो रूलर हैं वो ट्राइब्स के जो भी एरिया थे, कल्चर थे, उनमें कोई इंटरफियर नहीं करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश फिर बाद में आए तो उन्होंने इंटरफियरेंस स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने जो ट्राइबल के राइट्स थे उनको मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया। तो ट्राइबल्स ने क्या किया, अलग अलग रिबेल्स करे, अलग अलग रिवोल्ट करे। जैसे कोल रिवोल्ट हुआ था 1831-32 में। संथाल रिवोल्ट 1855 में आ गया, ये इसने रॉन्ग लिखा है। सिद्धू एंड कानू। मुंडा रिवोल्ट 1899 में, बिरसा मुंडा, ठीक है। बस्तर रिबेलियन 1911 में। इन रिबेलियन की वजह से ब्रिटिश को एक आइसोलेशन की पॉलिसी लेके आनी पड़ी, जो कि उन्हें 1935 के एक्ट में दिखाई गई, मतलब दिखाई दी हमें। एक्सक्लूडेड एरिया थे वो, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है। पावर जो लेजिस्लेशन थी वो गवर्नर के हाथ में दी गई। पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, ट्राइबल ट्रैक्ट प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, इन सब में है, ठीक है। तो जो भी हैं, जितने भी ट्राइबल एरिया हैं, उनको क्या है, अलग से लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ये पावर दी गई। और उन्हीं की वजह से ये शेड्यूल बने, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल उन्हीं के बेसिस पे बने। पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थे ये 1935 में। फिफ्थ शेड्यूल कहाँ एप्लीकेबल है, उसको बोला जाता है शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। इसको डिक्लेयर कौन करता है सर एंड मैम, प्रेसिडेंट। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया कौन डिसाइड डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया कब डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके अंदर पहले ही ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है वो मतलब कैसे हैं, ठीक है। ये सब चीजें देख के, और उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कितनी है, ये सब चीजें देख के उसको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। एट प्रेजेंट इस समय 10 स्टेट ऐसे हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरिया हैं।
और इन्हीं शेड्यूल एरिया में एक काउंसिल होती है जिसका नाम होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, इसमें 20 मेंबर होते हैं। 3/4 जो मेंबर हैं, 3/4 ऑफ 20 कितना हो गया, सी सेट 15। ठीक है, 15 जो मेंबर हैं, ठीक है, ट्राइबल होंगे, उस स्टेट के ट्राइबल एमएलएज। ठीक है, इस जो ट्राइबल एरिया काउंसिल है इसके 15 मेंबर ट्राइबल्स होंगे। ठीक है, तो जो ट्राइबल एरिया जो काउंसिल है वो प्रोवाइड करती है एडवाइस परटेनिंग टू वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। उस एरिया में, जो शेड्यूल एरिया है उसमें जो ट्राइब्स लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ट्राइबल एरिया काउंसिल क्या करती है काम, क्योंकि इसमें 15 लोग तो ट्राइब्स ही हैं। ठीक है, और गवर्नर को अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन करने के लिए इस एरिया के लिए, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड अमंग मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, कि किसको अलॉटमेंट करनी है किसको नहीं, ये कौन करता है, गवर्नर। किसके अप्रूवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो गवर्नर है वो रेगुलेट करता है मनी लैंडर के बिजनेस को भी, कहाँ, शेड्यूल एरिया में। ठीक है, जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा एक्ट इनके ऊपर लागू होगा और कौन सा मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा, कहाँ, शेड्यूल एरिया में। ये तो बात ही सरेन में 5th शेड्यूल के शेड्यूल एरिया में। अब आ गया 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में है, शेड्यूल एरिया नहीं है, उसमें है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया सिर्फ 4 स्टेट में है। शेड्यूल एरिया कितने में था, 10 में था शेड्यूल एरिया। ट्राइबल एरिया 4 में है। कौन कौन से हैं 4 स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हैं। ठीक है, और इन 4 स्टेट में पूरे स्टेट नहीं है ये, इनके अंदर भी एरिया जहां ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसे नहीं कि पूरा स्टेट ही ट्राइबल है। तो इनके अंदर भी 10 ऐसे ट्राइबल एरिया हैं, इन 4 के अंदर भी, जिनको हमने डिक्लेयर कर रखा है। इन्हीं ट्राइबल एरिया में एक काउंसिल होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो इन्हीं ट्राइबल एरिया में वो बनती है। उसमें 30 मेंबर होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ठीक है, 4 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, और बाद इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ लैंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम। वो जो ट्राइबल एरिया काउंसिल होती है वो क्या बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग लॉ। ठीक है, और ये जो लॉ हैं वो कब आते हैं फोर्स में, जब उनको गवर्नर से अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, और अगर इन सब मैटर में, जो ऊपर वाले मैटर मैंने बताया, प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, अगर ये लॉ, ठीक है, फॉर ऑल सच मैटर द लॉज बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस ट्राइबल एरिया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर इन सब मैटर से रिलेटेड लॉ बनाती है, तो जब तक जो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जब तक उसको क्या नहीं देती, अप्रूवल नहीं देती, वो लॉ इस एरिया में लागू नहीं हो सकते। तो एडीसी जो है वो एम्पावर है, उसको पावर दी गई है एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, रोड, वाटरवेज अपने डिस्ट्रिक्ट में। लैंड रिवेन्यू को वो कलेक्ट कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं टैक्स प्रोफेशन पे, ट्रेड पे, ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंस, लीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। एडीसी को एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए विलेज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट फॉर ट्रायल एंड सूट केसेस। ठीक है, अगर एस टीज के बीच में केस होते हैं तो वो अलग से कोर्ट भी बना सकते हैं, विलेज में भी और कहाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी। तो ट्राइबल जो एरिया है इंक्लूडेड कहाँ है, 6 शेड्यूल में, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी है एज कंपेयर टू 5th। किस मामले में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव में एज कंपेयर टू, एंड फाइनेंशियल में एज कंपेयर टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, बट इन दोनों शेड्यूल का मेन एम क्या है, इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट जो है एसटी के उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है,
ठीक है, और उनका डेवलपमेंट करना। स्पेशल प्रोविजन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हैं जो कि पार्ट 21 में है। ये जो प्रोविजन है वो क्या क्या है, आर्टिकल 371 ए नागालैंड में है, 370 बी असम के लिए है, 371 सी मणिपुर के लिए है, 371 एफ सिक्किम के लिए है, 371 जी मिजोरम के लिए है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं लोकल कस्टमरी लॉ का प्रोटेक्शन और प्रैक्टिस नागालैंड और मिजोरम के लिए। मैंडेट कमेटी ऑफ एमएलए फ्रॉम ट्राइबल एरिया एंड हिल एरिया, जो मतलब कि अलग अलग स्टेट में जहाँ ट्राइबल एरिया या हिल एरिया है, ठीक है, असम और मणिपुर रिस्पेक्टिवली। असम में ट्राइबल एरिया, मणिपुर में हिल एरिया के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर ऑफ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट कंटेन करने के लिए। क्या और ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है? जी, और ज्यादा स्टिल रिफॉर्म की जरूरत है। सबसे पहले तो जो ये ऑटोनॉमी सिर्फ कागज पे दिखाई गई है उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आओ। जो रेगुलेशन किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा शेड्यूल एरिया में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही किए जाते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। उनको रियल में कंट्रोल दो ना अपना। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं ट्राइबल एरिया में, उनको भी गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जब डिफरेंट पार्टी पावर में आती है, मान लो सेंटर में कोई और है, स्टेट में कोई और है, तो आपस में ही झगड़ा चलता रहता है, फिर कैसे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल? तो इन सारी चीजों को क्लियर करो। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फिक्स करो। सेकंड क्या है, नंबरस एसटी हैबिटेशन है कंट्री में विद इन द 10 स्टेट अंडर द 5th शेड्यूल एंड अदर स्टेट, दे आर नॉट नोटिफाइड एंड शेड्यूल एरिया। बहुत सारी अभी भी छूटे हुए हैं, उनको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर ही नहीं किया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को डिक्लाइन मत करो, उनको नोटिफाई करो शेड्यूल एरिया, उनकी पूरी ड्यू डिलीजेंस के साथ, अच्छी चेकिंग के साथ। 125वां संविधान संशोधन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था, आज भी वो राज्यसभा में पेंडिंग है, जिसका एम क्या है, ज्यादा फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना किसको, जो एग्जिस्टिंग 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कितने में है, 4 में है। कौन से 4 हैं, कौन से 4 स्टेट हैं सर इनमें? एटीएम में मनी नहीं है। एटीएम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सॉरी अरुणाचल नहीं है, एटीएम ए से असम है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और चौथा मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। उसके अलावा क्या आ गया, मेघालय। ठीक है, तो ये सर, यूनियन गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू फॉर्म ए कमेटी, तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा कमेटी बनेगी, सो दैट एक जो ये इश्यू है उसको रिजोल्व किया जा सके, तो एक सेटिस्फेक्शन हो सब स्टेक होल्डर का। ठीक है, फोर्थ क्या हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश और जो मणिपुर हिल की कमेटी है, उसमें रिजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया कि उनको 6th एरिया में 6 शेड्यूल में ऐड करो। तो ग्रोइंग डिमांड है यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, उनको भी 6 में ऐड करो। तो उनको एग्जामिन करो इनकी डिमांड को अच्छे से, और नेसेसरी एक्शन लो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फाइनली क्या करो, रिकॉग्निशन दो और वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट किसको दो, ट्राइबल्स को दो, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ऐसा ही किया गया है, 5th और 6th शेड्यूल एरिया में थ्रू आउट दी कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा ही मजेदार आर्टिकल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी मजा आया इस आर्टिकल को पढ़ के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अटल, ओ सॉरी, आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इसमें इंक्लूड करो, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ लेते हैं सर में। ठीक है, 2018 में ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुई थी, जिसका एम क्या है, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सर्विस प्रोवाइड करना वल्नरेबल जो सोसाइटी पॉपुलेशन है सोसाइटी। सेकंड कंपोनेंट है ये आयुष्मान भारत स्कीम का। इसका एम क्या है, ऑफर करना मेडिकल कवरेज 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। लेकिन कौन सा कवरेज करेगी ये, हॉस्पिटलाइजेशन, सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। स्कीम कवर करती है नियरली 40% पॉपुलेशन को। एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिशियरी को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है, वही है हेल्थ केयर एक्सेस,
रोल क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, एक अपेक्स बॉडी है जो इंप्लीमेंट करती है फ्लैगशिप स्कीम को पब्लिक हेल्थ में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डिजाइनिंग स्ट्रेटजी है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मोदी जी ने बोला है कि टॉयलेट कवरेज रीच्ड 100% आफ्टर लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप कई आर्टिकल्स में इसको यूज कर सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल भी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सरप्लस रेन टू हेल्प रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी अगर रेन अच्छी हो जाती है। बताओ क्या कनेक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो सप्लाई अच्छी होगी, तो सप्लाई अच्छी होगी तो डिमांड मीट कर सकेंगे सप्लाई के साथ, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो ही जाएगी। एक कोर इन्फ्लेशन होती है, एक हेडलाइन होती है। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को हम नहीं करते ऐड, ठीक है। और हेडलाइन में दोनों को करते हैं, फूड प्लस फ्यूल। तो इससे मतलब कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक होता है सर एंड मैम ग्रोस वैल्यू एडिशन। आज आपको वही बताते हैं जीवीए क्या होती है, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए देख लेते हैं सबसे पहले। जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडस्ट्री सेक्टर रीजन टू ए कंट्री ओवरऑल जीडीपी इज रिप्रेजेंटेड बाय जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन। किसी भी सेक्टर ने कितना दिया, इट इज कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग द इंटायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी। देखो जो आउटपुट आता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसमें से जो इनपुट है अगर उसको हम माइनस कर दें, तो जो वैल्यू एडिशन हुई है, वैल्यू एडिशन, मान लो कोई टायर है, मान लो कोई व्हीकल है, व्हीकल की 2 करोड़ रुपए का है व्हीकल, लेकिन जो उसका इनपुट रो कॉस्ट है वो 1 करोड़ है। तो उसमें जो वैल्यू एडिशन की हमने, डिजाइन किया ये सब चीजें, तो उसमें 1 करोड़ रुपए की तो उसी को बोलेंगे जीवीए, वैल्यू एडिशन। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी इनपुट, इंटरमीडिएट इनपुट, ठीक है। तो देखो ग्रोस वैल्यू एडिट अगर हम निकालो, जीवीए इज द सम ऑफ कंट्री जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडी एंड टैक्स इन द इकोनॉमी एट द मैक्रो लेवल अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंटिंग। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस प्रोडक्ट टैक्स। देखो समझ में आया। जीडीपी भी अब आपका क्लियर होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक दिन अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का एडिटोरियल डिस्कशन किया। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें माफ कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।